जनसंख्या जनसंख्या से ऐसे तो सामान्य प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते रहे हैं हमेशा से। लेकिन अब जनसंख्या से प्रश्नों के पूछने का पैटर्न भी बदला है। चाहे आप स्टेट लेवल की परीक्षाएं दे रहे हो या फिर कोई और परीक्षा हो या फिर यूजीसी नेट, टेट, सुपर टेट, फिर सीटेट, ये सभी परीक्षाएं, इनमें जनसंख्या से बड़े कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी आते हैं। तो आइए हम एक एक कड़ी को लेकर आगे चलते हैं। पहले मैं आपको जनसंख्या की जो सिद्धांत है, 3 प्रमुख सिद्धांत जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, बिना कॉन्सेप्ट जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पहले मैं सिद्धांतों पर चर्चा करूंगा, फिर जनसंख्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उनको देखेंगे। इसके बाद हम भारत की 2011 की जनगणना पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए, हमारा पहला टॉपिक है आज का जनसंख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत, यानी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर हम बात करें जनसंख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की, तो 3 सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। पहला माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, दूसरा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत और तीसरा जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। चूंकि जनसंख्या को इतना महत्व क्यों दिया गया, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम अपनी कार्यशील जनसंख्या को अगर हम परिवर्तित कर लेते हैं, किस में परिवर्तित कर लेते हैं, अगर हम लाभांश में परिवर्तित कर लेते हैं, तो वही जनसंख्या हमारे लिए बेहतर हो जाएगी। और वही कार्यशील जनसंख्या को अगर हम लाभांश में परिवर्तन नहीं कर पाते, तो वही जनसंख्या हमारे लिए बोझ बन जाएंगी। तो इस तरीके से जो अल्प विकसित या गरीब देश हैं, उनकी सबसे जो नकारात्मक भूमिका होती है जनसंख्या को लेकर, यही कि जो कार्यशील यानी जनसंख्या बाहुल्य जो है, यानी 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक की जो जनसंख्या है, वो अल्प विकसित देशों में या कम विकसित देशों में कार्यशील यानी आउटपुट में नहीं बदल पाती। वो जनसंख्या अपना अर्थव्यवस्था में उत्पाद नहीं बन पाती, यानी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं दे पाती, जिससे वो अर्थव्यवस्था पर एक बोझ की तरह हो जाती है। तो इस तरीके से ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, निबंध के लिए प्लस महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इन्हीं संदर्भों में अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या, तो संपूर्ण दुनिया की लगभग 17.5%, 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। तो इस तरीके से भारत एक बहुत बड़ी दुनिया का जनसंख्या ये आबादी झेल रहा है। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि चीन के बाद सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है, जिसके निकटतम समय में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा चीन से भी आगे निकल जाने का अंदेशा कहा गया है। और इसके पीछे कारण सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये चीन से भी आगे निकल सकता है कि भारत में एक ठोस जनसंख्या नीति नहीं है, उसका अभाव है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि भारत में एक ठोस जनसंख्या नीति बनाई जाए, और केवल नीति ही न बनाया जाए बल्कि उसका कार्यपालन भी यानी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरीके से कुछ नीतियों में, कुछ सुझाव में, जैसे जनसंख्या नियंत्रण के तमाम सुझाव में एक सुझाव ये भी हो सकता है कि 2 से अधिक बच्चों पर सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध लगाया जाए। यानी अब अगर 2 से अधिक बच्चे आपके हो जाते हैं तो सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल सकती। इवन अगर उसको कठोर बनाना है तो कठोरता ये भी होनी चाहिए कि इसका क्रियान्वयन हो, सही से क्रियान्वयन, सरकार इस पे अपनी पैनी नजर रखे। तो इस तरीके के सुझाव कर यानी जनसंख्या नीति को कठोर बनाकर, क्योंकि भारत की पिछली जनसंख्या नीति फरवरी 2000 की है, सन 2000 की, इसमें बदलाव की जरूरत है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। इसके बाद हम देखेंगे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत यानी ऑप्टिमल थियरी ऑफ पॉपुलेशन, फिर जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत हम देखेंगे। तो इस तरीके से माल्थस, अगर आप जानते हैं कि जनसंख्या सिद्धांत यानी जनसंख्या से संबंधित विभिन्न मत बहुत पहले भी हैं, लेकिन पहले अर्थशास्त्री जिन्होंने जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो कौन थे? वे माल्थस थे। इसके पहले तमाम जो विचारधाराएं आ रही थी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ का भी ये कहना था कि जनसंख्या जो अपने खुद में मांग और पूर्ति के अनुसार खुद में ही समायोजन की क्षमता रखती है। लेकिन
यहाँ पे ये इसमें ट्रुथ ये है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो और मांग उस अनुसार नहीं बढ़ी तो फिर जनसंख्या अव्यवस्थित हो जाएगी, यानी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी और उस देश में उस अर्थव्यवस्था पर गरीबी छा जाएगी। तो इन संदर्भों में पहला प्रयास किया था माल्थस साहब ने। देखिए इनके सिद्धांत को समझते हैं। इन्होंने कहा था कि जनसंख्या में गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि होती है, यानी ज्यामितीय रीति में, यानी 2 के बाद 4 होगी, 4 के बाद 8, 8 के बाद फिर 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, तो ऐसे बढ़ेगी। लेकिन जो खाद्यान्न है उनमें वृद्धि समांतर श्रेणी यानी अंकगणितीय रीत से होती है, यानी 1, 2, 3। तो इस तरीके से अगर दोनों में जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्नों में सामंजस्य स्थापित नहीं किया गया तो एक ऐसा समय आएगा जब जनसंख्या व खाद्यान्नों के बीच असंतुलन की स्थिति हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर ये संतुलन न स्थापित किया गया तो प्रत्येक 25 वर्ष में किसी भी देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये था इनका सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जनसंख्या के संतुलन करने के लिए कुछ तरीके हैं। तो 2 तरीका, एक निवारक अवरोध, एक नैसर्गिक। नैसर्गिक यानी नेचुरल, प्राकृतिक। निवारक अवरोध के तहत इन्होंने विवाह में देरी, ब्रह्मचर्य का पालन, आत्मनियंत्रण आदि उपाय बताए। जबकि नैसर्गिक अवरोध में इन्होंने युद्ध, आपदा जैसे भूकंप इत्यादि, महामारी इत्यादि ये सब कारण बताए, जैसे वर्तमान में कोरोना काल। तो इस तरीके की गतिविधियां उन्होंने बताई। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, नहीं तो अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद से हम देखते हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। ये अनुकूलतम जनसंख्या, ये जो शब्द है अनुकूलतम जनसंख्या, ये है क्या? तो देखिए जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है वही क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या। ये सिद्धांत कहता है कि वह आदर्श जनसंख्या जिसके बाद जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि देश के लिए हानिकारक होगी, यही ये सिद्धांत है। यानी ये कहता है कि एक ऐसा समय आएगा जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो वो हमारे लिए लाभांश का काम करेगी, वो अनुकूल होगी, यानी वो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करेगी। लेकिन एक समय बाद जब जनसंख्या बढ़ना शुरू होगी, रोजगार के साधन घटने शुरू होंगे, तो ये जो जनसंख्या है ये अर्थव्यवस्था या प्रति व्यक्ति पर कैपिटल इनकम में अपना योगदान नहीं दे पाएगी और इस तरीके से ये बड़ी हानिकारक स्थिति उस देश के लिए हो जाएगी। यही है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। इसका प्रथम उल्लेख अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का एडवर्ड वेस्ट ने किया था। ये याद रखिएगा, एडवर्ड वेस्ट ने। लेकिन सिद्धांत की नींव हेनरी सिंजिक ने रखी। किसने? हेनरी सिंजिक ने। इसके अलावा ये जो शब्द अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम आया है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडविन कैनन ने किया था। तो ये 3 बातें आप याद रखिएगा। इसके अलावा डाल्टन साहब ने एक फार्मूला दिया था जो कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने इस फार्मूला दिया था m = a-o/o, जहां m समायोजन अभाव की मात्रा है, a वास्तविक यानी एक्चुअल पॉपुलेशन जनसंख्या है और o ऑप्टिमम यानी अनुकूलतम जनसंख्या है। इन्होंने कहा कि यदि m धनात्मक हो जाए यानी समायोजन अभाव की मात्रा, ये क्या हो जाए? समायोजन अभाव यानी अभाव अधिक हो जाए, समायोजन न हो पाए यानी m धनात्मक हो जाए, तो जनाधिक्य जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ेगी। इस तरीके से इन्होंने कहा m यदि नेगेटिव हो तो न्यून जनसंख्या न्यून हो जाएगी, घटेगी। लेकिन यदि m 0 के बराबर हो जाए तो इस तरीके से a और o यानी ये दोनों ही वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या के बराबर हो जाएगी। तो ये सिद्धांत रहा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। फिर है जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। तो ये डेमोग्राफिक जो है यानी जननांकिकी है, तो इसे देखते हैं। तो जनसंख्या का आधुनिक सिद्धांत इसे कहा जाता है। इसका प्रतिपादन W.M. थॉमसन ने किया था। लेकिन ध्यान रखिए, इसका प्रतिपादन W.M. थॉमसन ने किया था, लेकिन इसे व्यवस्थित व वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय फ्रैंक नोटेनस्टीन को जाता है। किसे? फ्रैंक नोटेनस्टीन। फ्रैंक नोटेनस्टीन को जननांकिकी का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। इस तरीके से जननांकी संक्रमण सिद्धांत क्या है? प्रत्येक समाज की जनसंख्या को अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है तथा प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषता होती है। यही है जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत। तो इस तरीके से
इस सिद्धांत के कई प्रतिपादक यानी कई मानने वाले आए जिन्होंने विभिन्न व्याख्याएं की, जिनमें सीपी ब्लेयर का नाम आता है। इन्होंने जनसंख्या में परिवर्तनों के आधार पर 5 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? यहाँ देखिए, अवस्था, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या। क्या क्या प्रभाव पड़ता है जन्म दर मृत्यु दर का? पहली अवस्था ये है कि यदि जन्म दर ऊंची हो, यानी जन्म दर बढ़ रही हो। अब ये जन्म दर मृत्यु दर मैं अभी इसके बाद बताऊंगा जनसंख्या की जो शब्दावलियां हैं। यदि जन्म दर बढ़ रही हो और मृत्यु दर भी बढ़ रही हो तो जनसंख्या स्थिर होगी। किसी भी देश में यदि जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही बढ़ रही हो तो जनसंख्या स्थिर होगी। लेकिन यदि जन्म दर तो बढ़ रही हो लेकिन मृत्यु दर घट रही हो, ध्यान रखिए, यानी जन्म दर बड़ी तेजी से बढ़ रही हो और मृत्यु दर तेजी से घट रही हो तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी। इसी को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। याद रहेगा, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में क्या होता है? जन्म दर में वृद्धि होती है लेकिन मृत्यु दर में कमी होती जाती है। तीसरी अवस्था कहती है कि यदि जन्म दर में कमी हो रही है और मृत्यु दर में जन्म दर से ज्यादा तेजी से कमी हो रही है तो जनसंख्या में कमी प्रारंभ हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि जन्म दर में भी कमी हो रही है, मृत्यु दर में और तेजी से कमी हो रही है तो जनसंख्या में कमी प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जन्म दर में कमी हो रही है। इसके बाद से चौथा है कि यदि जन्म दर नियंत्रित नीची दर, यानी इसको और थोड़ा मैं आसान शब्दों में कहूं तो जन्म दर घटते घटते मृत्यु दर के बराबर हो जाए, यानी जन्म दर भी नियंत्रित दर से नीची दर से घटे और मृत्यु दर भी नियंत्रित नीची दर, तो इस स्थिति में जनसंख्या स्थिर होगी और जनसंख्या के फिर गिरने की संभावना, यानी स्थिर होने के बाद से अब जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ये चौथी अवस्था है। पांचवी अवस्था कहती है कि यदि जन्म दर अत्यंत नीची मृत्यु दर से कम हो जाए, यानी जो मृत्यु दर जो घट रही है, नीची हो रही है, उससे भी जो एकदम न्यूनतम है उससे भी कम हो जाए तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या के आकार में कमी होने लगी। क्यों? क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर से भी बहुत अधिक तेजी से घट रही है। तो इस तरीके से ये 5 अवस्थाएं रही जो कि सीपी ब्लेयर साहब ने जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित बताया। तो इस तरीके से ये आपने महत्वपूर्ण जनसंख्या के सिद्धांत को यहाँ देखा। अब हम आगे चलते हैं।